जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका लक्ष्य सीरीज के सेकंड वीडियो में। और आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 राजा किसान और नगर की रैपिड रिवीजन। शुरू करते हैं। राजा किसान और नगर आपने देखा था हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आर्य आए। आर्यों ने वैदिक सभ्यता बनाई। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद बने और महाजनपद में आए आपके राजा किसान और नगर। ये हम कवर करेंगे आपका 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। डेडलाइन देख के डरना नहीं है कि 600 ईस्वी भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा है। नहीं डरना बच्चे, हम कराएंगे आपको। धीरे धीरे टॉपिक की डिटेल में जाएंगे और सिर्फ कोर टॉपिक कवर करेंगे। हमें पता है हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, हमें कोर टॉपिक्स करने हैं। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट टू इट्स टॉपिक। देखो बच्चे, हमने देखा कि वैदिक सभ्यता शुरू हो जाती है और डिफरेंट राजा बनने भी शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि राजा बन गए, वैदिक सभ्यता शुरू हो गई, आपका शुरू हो जाता है महाजनपद पीरियड। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे महाजनपद होते हैं और उसी में से सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद होता है आपका मगध महाजनपद। अब ये सब हमें कैसे पता चला? हम तो उस समय पे थे नहीं, तो हमको मिले अभिलेख। अच्छा जल्दी बताओ कि जो अभिलेखों को पढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो अभिलेखों को पढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिलेखागार? नहीं, चलो आपको बताना है उसको हम क्या बोलते हैं। अब हम वीडियो में बने रहेंगे, जब तक आप बताएंगे नहीं उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, जेम्स प्रिंसेप भारत आते हैं 1838 में, 1838 में, और वो पढ़ डालते हैं। वो उस सोने की चाबी से पढ़ डालते हैं, वो खोल देते हैं जो अब तक कोई नहीं पढ़ पाया उसको, उस लिपि को जो कि थी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का, वो अर्थ निकाल देते हैं। और अर्थ निकाल देने के बाद उन्हें क्या मिलता है? एक शब्द, और वो था पियादसी। पियादसी का मतलब क्या होता है कि भगवान का प्यारा, सुंदर, अच्छा सुंदर मुख वाला। और ये सब किससे रिलेट हो रहा है? बिल्कुल सही जा रहे हो, ये रिलेट हो रहा है सम्राट अशोक से। इसकी पुष्टि भी होती है बौद्ध ग्रंथों से कि पियादसी अशोक के अभिलेखों से मिला है और अशोक ने खुद को ही पियादसी कहा है। अशोक की स्टोरी जानेंगे हम। जब हम मगध के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम अशोक के बारे में भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। हमें पता है आप बहुत एक्साइटेड हैं, ठीक है। पर हम 16 महाजनपद को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना बच्चे। क्विक रिवीजन, क्विक, एकदम क्विक। देखो बच्चे, 16 महाजनपद थे आपके 600 ईसा पूर्व से, ठीक है, आपके 600 सी तक, ठीक है। देखो बच्चे, 16 महाजनपद, ये भारत का मैप है। पहले भारत का मैप बड़ा था, पाकिस्तान भी था अंडर, ठीक है। तो 16 महाजनपद कौन से थे? अवंती, चेदी, वत्स, कौशाम्बी, सूरसेन, मत्स्य, कुरु, गंधार, कंबोज, अश्मक, मगध, अंग, काशी, कौशल और पांचाल। डरो मत, ट्रिक निकालिए आपके लिए, शॉर्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। अभी हम कंटेंट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए बच्चे, 16 महाजनपद तो थे, पर हमने सिर्फ मगध को ही क्यों चुना? मगध ही फ्लरिश हुआ, मगध ही आगे गया, ठीक है। बहुत सारे रीज़न थे, उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था हमारा अशोक। और एक राजा जिसने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों को मार डाला, उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसके चिन्ह, अशोक चिन्ह को हम अपना राष्ट्र प्रतीक मानते हैं। उसके स्तंभ हैं हर जगह भारत में, उसके अभिलेख हैं जिसको अभी तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ऐसा क्या था अशोक के अंदर? ऐसा क्या था उसके अंदर कि 16 महाजनपदों में उसने सबसे बड़ा मगध को बना डाला? उसके नाम के आगे सम्राट लग गया। देखो, हर किसी राजा के नाम के आगे सम्राट नहीं लगता, क्योंकि सम्राट अशोक है, महान राजा। उसकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आया? तो शुरू होता है उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, वो कलिंग का युद्ध करते हैं। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जब वो कलिंग का युद्ध करते हैं, तो उसमें ना वो बड़े धैर्यवान, मतलब ऐसा हो जाता है उनके साथ कि मैंने 1.5 लाख लोगों को मरवा दिया, मेरी वजह से 1.5 लाख लोग मारे गए।
उनके जीवन में वो ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि उन्हें दुख हुआ। जिस इंसान ने अपने 99 भाइयों को मार डाला, उसको दुख हुआ कि मेरे वजह से 1.5 लाख लोग मर गए। तो उसने क्या करा, बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म की ओर चल गया। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपनाया था, जिससे उसने दीक्षा ली थी, वो कोई और नहीं, उसी के ही भाई का बेटा था। बिल्कुल इतने धैर्यवान थे अशोक कि उन्होंने उससे ही अपनी दीक्षा ली और धम्म की नीति अपनाई। उन्होंने धम्म का गहन अध्ययन किया, उपदेश देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि युद्ध को त्याग दो, और शांति से भी उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया। शौक लगा ना? भारत की हिस्ट्री है ही इतनी अच्छी बेटा, ठीक है। उन्होंने संदेश भेजा कि किसी राज्य पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है कि लोगों के दिलों को जीत लो। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे प्यारे बच्चों ने मेरे दिल को जीता, और मैंने सोचा कि CUT की सीरीज लानी चाहिए। बच्चों के एग्जाम में सिर्फ 1 महीना रह गया है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं मगध के इतने ज़्यादा फ्लरिश होने के कारण क्या थे। तो बेटा मगध एक ऐसी जगह पे लोकेटेड था बिहार में कि वहाँ से तक्षशिला और उज्जैन की लंबी दूरी के व्यापार हो जाते थे, ठीक है। और उसका स्वर्णगिरी पे भी कब्जा था, तो उसको कर्नाटक से सोना भी मिल जाता था। और भी रीज़न थे, उसके पास हाथियों की सेना थी, गंडक और सोन नदी के किनारे बसा था, तो कृषि भी अच्छी हो जाती थी। हमने कितने रीज़न देखे कि पहला, स्वर्णगिरी से सोना मिला, तक्षशिला और आपकी उज्जैनी से लंबी दूरी का व्यापार हुआ, हाथियों की सेना मिली, उसके साथ साथ और गंडक और सोन नदी का किनारा मिला, जिससे कृषि अच्छी होने लगी और मगध फला फूला। अब धम्म का सिद्धांत देखें जो अशोक ने हमें दिया है। तो धम्म के सिद्धांत में वो क्या बोलता है कि बोलते हैं कि बड़ों का आदर करें, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाएं, दासों और सेवकों के साथ दयावान व्यवहार करें। अशोक इतने अच्छे थे कि उन्होंने क्या किया कि हमारे साम्राज्य में किसी भी जानवर को बेवजह नहीं मारा जाएगा, सभी ब्राह्मणों को, सभी गरीबों को दान दिया जाएगा, सभी की आजीविका चलाई जाएगी। अशोक भारत के पहले राजा थे जिन्होंने जगह जगह अपने अभिलेख लगाए और लोगों के साथ कनेक्ट किया। अशोक क्या किया करते थे कि पत्थर लेते थे, उस पर अभिलेख लिखवाते थे, ठीक है, अपना जितना भी उनका संदेश है वो लिखवाते थे और कहीं गड़वा देते थे। ये वही पत्थर है, ये वही लिपि है जिसको 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। उसमें वो बोलते थे कि मेरे प्यारे जनता, आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें बताएं, क्या दिक्कत है, आपको ये पालन करना है और ये करना है, वो करना है, सब उन अभिलेखों में लिखा करते थे। यही नहीं, उन्होंने साम्राज्य को बांधे रखने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति करी थी। अब भाई मैम ये धम्म महामात्र क्या होता है? धम्म महामात्र वही लोग होते हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं। एक तरह से आप मान लें कि सैनिक हो गए पर हथियारों के बिना, प्यार से, क्योंकि हमारे अशोक कहते हैं युद्ध करने से अच्छा आप क्या करो, लोगों के दिलों को जीत लो। देखिए बच्चे, सिर्फ हम मगध को पढ़ें ज़रूरी है, पर छोटे टॉपिक भी नहीं छूटने चाहिए। मगध के साथ साथ हमारे कुछ नए शासक भी थे जिन्हें दैव्य राजा कहा जाता है। देविक राजा, ये देविक राजा क्या होता है मैम? देविक राजा यानी कि वो राजा जो अपने आप को देव का पुत्र कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चे आप। वो कौन थे? कुषाण। कौन थे? कुषाण। कुषाण भी जो आपका था मौर्य साम्राज्य के बाद आया और फला फूला, ठीक है। ये क्या था कि मध्य एशिया से पश्चिमोत्तर भारत तक कुषाणों का शासन था, ठीक है। कुषाणों की बहुत सारी बातें हम धीरे धीरे देखते हैं। मध्य एशिया से पश्चिमोत्तर भारत तक कुषाणों का शासन था। मथुरा, माट और अफगानिस्तान में देवस्थानों पे उन्होंने विशालकाय मूर्तियां स्थापित करी।
बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगाई उन्होंने, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। अभी आपको बहुत सारी मूर्तियाँ अफगानिस्तान के पास मिल जाएगी जो कुषाणों ने लगाई थी। उन्होंने मथुरा स्कूल भी चालू करा, उन्होंने मथुरा कला चालू करी कि ऐसी नहीं ऐसी मूर्तियाँ बनाओ, बहुत भगवान की मूर्तियाँ बनवाई। वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे, वो पहले थे जिन्होंने सोने के सिक्के भारत में चलाए, ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के भारत में उन्होंने चलाए। उन्होंने प्रमुख उपाधि देवपुत्र की ली, किसकी ली बेटा? देवपुत्र की। और ये देवपुत्र की उपाधि का आइडिया उनको आया चीनियों से, क्योंकि चीनी शासक खुद को स्वर्ग का पुत्र कहा करते थे कि भाई हम तो सीधा देवता, स्वर्ग के देवता इंद्र के बच्चे हैं। तो कुषाणों ने कहा हम का कमी छोड़े, हम भी देवपुत्र हैं भैया, हम भी देवताओं के ही बच्चे हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे कुषाणों के बारे में। अच्छा, आप बोल रहे होगे मैम ने ये क्या लगाया है? ये कुछ नहीं बेटा, वही सोने के सिक्के हैं जो सबसे पहले कुषाणों ने शुरू करे थे भारत में, ठीक है। सबसे पहले कुषाणों ने सोने के सिक्के शुरू करे थे भारत में। तो भाई कुषाणों के साथ साथ हमारे गुप्त साम्राज्य का पीछे रहने वाला है, ठीक है। कुषाणों ने खुद को दैविक राजा कहा, तो गुप्त साम्राज्य ने भी सामंतवाद शुरू कर दिया। क्लास 11th में सामंतवाद पढ़ा था ना? नहीं याद? कोई बात नहीं, मैम बता देगी। पहले इसको देखते हैं फिर इसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आइए यहाँ पर कुषाण शासक वैदिक राजा। मथुरा मार्ट में पाई गई विशालकाय मूर्तियाँ जो कुषाणों की मिली है, अफगानिस्तान में भी मिली है, बिल्कुल। उपाधि क्या ली उन्होंने? देवपुत्र की उपाधि लिया उन्होंने। सोने के सिक्के चलाए उन्होंने, फर्स्ट पहले जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए। अब तो गुप्त साम्राज्य सामंतवाद शुरू करा। सामंतवाद क्या होता है पहले वो देखें। तो कुछ बड़े बड़े राजा होते हैं, वो बड़े बड़े राजा क्या करते हैं कि अपने अंदर कुछ छोटे सैनिक रखते हैं, सेनापति रखते हैं, उनको वो भूमि दान दे देते हैं। धीरे धीरे करके भूमि का हक उनके पास आ जाता है और वो भी पूरी कोशिश करते हैं राजा की तरह दिखने की, बोलने की, खाने की, चलने की, साइट आर्ट करने की। तो वो सामंत हो जाते हैं। सरल शब्दों में समझाएं, जमींदार समझते हैं आप? वही जो ज़मीनों के मालिक होते हैं। तो ऐसे ही सामंतवाद ज़मीनों के मालिक थे। और ये सामंतवाद किसने शुरू करा था? गुप्तों ने। उससे पहले सिर्फ राजतंत्र था, कुषाण और मौर्य के एक राजा है और सब उसके नौकर। पर गुप्तों ने सामंतवाद शुरू करा, भूमि अनुदान देना शुरू करा। उन्होंने भूमि को दान दिया या भूमि एज अ गिफ्ट दे दी, चाहे वो ब्राह्मणों को दी हो या सैनिकों को दी हो, ठीक है बच्चे। और ये हमें पता किससे चलता है? तो हमने पढ़ी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो हरिशेन ने लिखी थी। समुद्रगुप्त कौन थे जी? बिल्कुल समुद्रगुप्त थे आपके गुप्त साम्राज्य के एक राजा जो बहुत भारत के नेपोलियन कहा जाता है उनको। उन्होंने भी बहुत युद्ध लड़े, उन्होंने उत्तर दक्षिण दोनों जीता और उन्होंने लिखवाई अपनी एक प्रशस्ति। आप समझिए कि एक बहुत ही सुंदर लेटर से बेटा, समझ रहे हो समझ रहे हैं हम कहाँ पहुँच गए आप? वो लेटर नहीं, ये लेटर प्रयाग प्रशस्ति वाला। उन्होंने उस पत्थर पर लिखवाया कि मैं हूँ आपका समुद्रगुप्त और ये ऐसा मुझे संगीत आता है, मैंने ये लड़ाइयाँ लड़ी, ये करा वो करा। ये सब लिखा किसने? हरिशेन ने। हरिशेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। याद रखना बच्चे, ये PYQ है आपका 2025 में आया था कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी। 2025 लास्ट ईयर आया था ये। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी बेटा? हरिशेन ने। अब क्या था? साम्राज्य सामंतों पर निर्भर था जो स्थानीय संसाधनों का नियंत्रण करते थे और राजा के सैन्य सहायता देते थे। ऐसा तो था कि वो चाहते थे कि वो राजा बन जाए, पर वो ये भी था कि जब भी राजा को जरूरत पड़ेगी तो वो अपनी सेना देंगे। और जैसे कि समझिए आप, इसको समझते हैं, सिंपल समझते हैं कि राजा है, उसने भूमि अनुदान दे दिया अपने सामंतों को, ठीक है बच्चे। राजा ने भूमि अनुदान दे दिया अपने सामंतों को और क्या बोला कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तुमने सेना ले आना। तो क्या होता था कि राजा को किसी से युद्ध लड़ना है, सपोज करो कि सेक्शन A को सेक्शन B से लड़ाई करनी है, ठीक है। आपके सेक्शन A को सेक्शन B से लड़ाई करनी है तो वो क्या करेंगे कि भाई
आपके दोस्त हैं, वो करेंगे कि भाई मेरी लड़ाई में तू मेरा साथ दे, तेरी लड़ाई में मैं तेरा साथ दूंगा, है ना। तो पूरी क्लास इकट्ठा होती है और लड़ाई करने जाती है। ऐसे ही गुप्त साम्राज्य में क्या करते थे, सामंतों को भूमि देते थे और बोलते थे जब हमें ज़रूरत पड़े तुम हमारी मदद करना, जब तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम तुम्हें मदद करेंगे संसाधनों से। तो दोनों को बैलेंस रखते थे। ठीक है बच्चे, रिपीट करें। कुषाणों के टाइम पे क्या था कि राजा महाराजा का सिस्टम था, कुषाण राजा थे और बाकी सब जनता। वहीं गुप्त साम्राज्य में क्या आ जाता है, सामंतवाद। सामंतवाद में क्या होता है आपका कि राजा ने भूमि अनुदान दे दी थी, राजा ने भूमि को दान दे दिया था और क्या शुरू हुआ था आपका, भूमि नियंत्रण, संसाधनों पे नियंत्रण शुरू हो गया था। तो सामंत क्या होते थे कि जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी वो राजा को सेना दिया करते थे और सब कुछ बैलेंस रहा करता था। अब देखिए बच्चे, बदलता हुआ देहात, यानी कि चेंजेस हर जगह आते हैं। हमने हड़प्पा में क्या देखा, सब मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने हड़प्पा में देखा सब मिलके काम कर रहे हैं, कहीं पर में कुछ मिला, कहीं पर में कुछ मिला, कहीं पर में कुछ मिला। पर हड़प्पा में एक चीज़ मिसिंग थी, वो साम्राज्य नहीं था। ठीक है, जो साम्राज्य होता है उसमें एक राजा होता है, एक नगर होता है, एक किसान होता है, ये ट्रायंगल में काम करते रहते हैं। राजा बताता है तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है और साम्राज्य बन जाता है। वहीं बदलता हुआ देहात में क्या है कि राजा ने कैसे चीज़ों को हैंडल किया। अब राजा भगवान तो है नहीं, बेशक कुषाण देवता पुत्र की उपाधि लगा ले, पर रहेंगे तो इंसान ही। कुछ ना कुछ तो इन्वेंट हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा आया होगा जिससे इतने बड़े बड़े नगर बन गए। क्या था वो? अगर हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता थी तो 600 ईसा पूर्व में लोहा आया। लोहा आया बच्चे, जब लोहा आया तो लोहे के पाल से सिंचाई हुई। अब एक जगह आप लकड़ी लेके लगे हुए हैं, कितना टाइम लगेगा, लकड़ी टूट जाएगी, वहीं आप लोहे का फावड़ा लें और चला दें बिल्कुल ज़मीन कूद जाएगी आपकी। तो कृषि में आसानी हो जाएगी बच्चे। तो लोहे का फाल आया और सिंचाई हुई। ठीक है, उससे क्या हुआ, कृषि उपज में वृद्धि हुई। अब इतना हम तो भाई कमाने लायक खाते हैं, पर इतना सारा उग गया तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको समाज में, इसको हम क्या करेंगे कि आपका लेके जाएंगे बाज़ारों में और बेच डालेंगे और पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो आप अमीर हो जाओगे। अब की बार वाटर सिस्टम नहीं है, अब पैसा ही आ रहा है, क्योंकि कुषाण आ गए, गुप्त आ गए, मौर्य आ गए, आपके सातवाहन आ गए, आपके वाकाटक आ गए, आपके 16 महाजनपद आ गए, आपके सोने चांदी आहत सबके सिक्के आने शुरू हो गए हैं। तो अब पैसा ही आएगा, इसको हम देखेंगे आराम आराम से। देखो क्या हुआ कि लोहे का फाल है और सिंचाई हुई तो कृषि में बढ़ोतरी हो गई, उन्होंने उसको बेचा तो पैसा आया। अब बेटा, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन उसकी ज़्यादा कृषि, उस पे ज़्यादा उपज, उसका ज़्यादा पैसा। तो जिसके पास कम ज़मीन उसके पास कम उपज, उसके पास कम पैसा। तो आपके समाज में हो गई भिन्नता कि कोई हो गया अमीर, कोई हो गया गरीब, कोई हो गया सामंत, कोई हो गया किसान। ठीक है, जो बैलेंस था ना वो राजा सामंत वाला, कि राजा थोड़ा सा ऊपर रहेगा, वैसे ही सामंत ऊपर रहेगा, किसान नीचे। ठीक है बच्चे, देखो समाज में असमानता आई, गृहपति वर्ग का उदय हुआ। गृहपति कौन है? कोई नहीं, सामंत को ही एक तरह से हम गृहपति कह सकते हैं। गृहपति आए या सामंत आए तो कंफ्यूज मत हो ना बच्चे। ठीक है, अब क्या हुआ कि अधिक उपज से व्यापार और कर में वृद्धि। पहले तो हम खाने लायक ही कमाते थे, लोहा आ गया तो बेच दिया, अभी भी बच गया, अब क्या करें, दूसरे देशों को बेच देते हैं। पैसा ही पैसा, हर जगह से पैसा। ठीक है बच्चे, तो शुरू से देखें, लोहा आया, सिंचाई हुई, उपज बढ़ी, बेचा गया, अमीर किसान के पास कम ज़्यादा उपज, छोटे किसान के पास कम उपज। क्या हुआ, समाज में असमानता बढ़ी, गृहपति वर्ग का उदय हुआ। फिर क्या हुआ, जो बचा कुचा था उसको हमने व्यापार में बेच दिया, अधिक उपज से व्यापार और कर में वृद्धि। अब क्या हुआ कि उपज अधिक हो गई, जिसके पास ज़्यादा पैसा था, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी वो अमीर हो गया, जिसके पास कम पैसा था, कम ज़मीन थी, वो गरीब हो गया। ठीक है, अब क्या था कि टैक्स लगना शुरू हो गया, ज़्यादा कर लगने लग गया, जिससे क्या हुआ, आपका उपज तो बढ़ी लेकिन इसका लाभ समान रूप से नहीं बटा। वही बात, सामंतों के पास ज़्यादा खेती, ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा पैसा,
छोटे किसानों के पास कम ज़मीन, कम उपज, कम पैसा। उपज तो बढ़ी लेकिन इसका लाभ समान रूप से नहीं बटा। छोटे किसान और भूमिहीन खेतिहर मजदूर शक्तिशाली जमींदारों के अधीन हो गए। ठीक है, शक्तिशाली जमींदारों के अधीन हो गए। आपने देखा है क्लास 9th में 11th में आपने सबने पढ़ा है, क्या होता था कि छोटे छोटे किसान होते थे, वो खेती करते थे, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, कृषि खराब हो गई, ज़मींदारों से कर ले लिया, दोबारा करी, दोबारा खराब हो गई या बिकी नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि ज़मींदारों से और कर ले लिया, और ख़त्म, ज़मीन ही ख़त्म। तो ज़मीन हो गई ज़मींदारों की। ठीक है, भेदभाव बढ़ गया और किसान मजदूर जो बार बार कर ले रहा था, बार बार ले रहा था ऋण, ठीक है, वो क्या बन जाता है आपका अधीन ज़मींदारों के। अब अपनी ही ज़मीन पर उसे काम करना पड़ रहा था ज़मींदारों के लिए। ठीक है बच्चे, घबराओ मत, आराम से करेंगे धीरे धीरे। अगला देखें, भूमि दान और समृद्ध ग्रामीण। ठीक है बेटा, हमने देखा सामंतों को भूमि दान दी जाती थी, ठीक है, और उससे क्या होता था कि वो अमीर बन जाते थे। और भी तरह की भूमि दान दी, सिर्फ सामंतों को नहीं दी जाती थी, महिलाएं भी भूमि दान करती थी, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। हमें कहाँ से पता चलता है? प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री ने देगुन गांव का भूमि दान किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी प्रभावती गुप्त पहली महिला थी जिसने भूमि दान दी थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त की पुत्री ने देगुन गांव की भूमि को दान किया। इससे क्या मिलता है हमें कि महिलाओं को भूमि दान का अधिकार था, महिलाएं भी स्ट्रॉन्ग थी। महिलाओं और संपत्ति, महिलाओं को भी संपत्ति रखने का अधिकार था। देवी बनाकर उनको राजमहलों में कैद नहीं किया गया था, वो भी संपत्ति रख सकती थी। आपको पता है गुप्त साम्राज्य में अमीर और गरीब हर तरह की महिलाएं संपत्ति रख सकती थी। ठीक है, अमीर जो होती थी वो दान भी दिया करती थी, और जो गरीब होती थी उनको क्या मिलता था? स्त्रीधन। मैम ये स्त्रीधन क्या होता है? स्त्रीधन वही होता है जो शादी के बाद एज अ गिफ्ट पिता अपनी पुत्री को देता है। तो महिलाओं के पास प्रॉपर्टी रखने का भी अधिकार था। ठीक है, अब क्या है कि अगला अग्रहार। ठीक है, अग्रहार क्या होता है? जैसे सामंत होते हैं वैसे ही अग्रहत्ता होते हैं। ठीक है, सपोज करो मैं राजा हूँ और मैंने खुश होकर कि किसी ब्राह्मण को भूमि दान दे दी, ठीक है, तो वो अग्रहार हो गए और ब्राह्मण क्या हो गया? अग्रहत्ता। और सो कूल उस समय था, ठीक है, ब्राह्मण ही सब कुछ थे, तो ब्राह्मणों की बात पत्थर की लकीर थी। तो ब्राह्मणों को जब दान दी चीज़, तो ब्राह्मणों का संपूर्ण अधिकार उस पर हो जाता था, और उस भूमि पर राजा टैक्स नहीं लेता था। देखिए, यह अग्रहार गांव पुलिस और सैनिकों के प्रवेश से मुक्त है। सोचो कोई ब्राह्मण है उस समय पे, 2-3 राजाओं के पास गया 2-3 राजाओं को उसको दान मिल गया, वो खुद अपना एक किंगडम खड़ा कर सकता है, इतनी पावर हो जाती थी। ठीक है, अब अग्रहार क्या है? सिंपल लैंग्वेज में देखें, देखो, वह भूमि जो ब्राह्मणों को दान की जाती थी, यह किसानों से कर वसूलने का अधिकार ब्राह्मणों को दिया गया था। अग्रहार इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पीपीटी, ये पेज ही पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, प्रभावती गुप्त भी और अग्रहार भी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ आपका कि जो ब्राह्मण थे वो धीरे धीरे अमीर होने लग गए थे, उनके पास भी बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी होने लग गई थी, क्योंकि अग्रहार भूमि पे ना कोई टैक्स नहीं था, कोई भी तरह का, ना सैनिक आ सकता, ना पुलिस आ सकती, सब कुछ ब्राह्मण के हाथ में होता था, वही कृषि कराया करते थे। इससे क्या हुआ कि इसका राजनीतिक उद्देश्य क्या था कि शासक भूमि दान के जरिए नए इलाकों में कृषि को प्रोत्साहित करते थे और सामंतों का समर्थन जुटाते थे। देखो बेटा, आपका क्या था
धीरे धीरे देखते हैं। राजा हुए गुप्त, ठीक है। गुप्तों ने क्या करा, भूमि को दान देना शुरू करा। अब गुप्तों ने जब भूमि को दान देना शुरू किया तो उसमें उन्होंने क्या किया कि सामंतों को भूमि दी, आपने अग्रहारों को दी, ब्राह्मणों को दी। अब राजा है वो, उसमें इतना दिमाग तो है कि अच्छी भूमि नहीं देनी, तो वो हमेशा वो भूमि दिया करते थे जो जंगल होता था। अब क्या है कि वो ब्राह्मण और सामंत क्या करते थे, जंगल की सफाई कराते थे। जब वो जंगल साफ होता था, भूमि प्लेन होती थी, तो उस पर कृषि होती थी। इससे क्या हुआ कि राजा का भूमि दान के जरिए नए इलाकों में कृषि को प्रोत्साहित करते थे और सामंतों को समर्थन जुटाते थे। नए इलाके, जंगल को कटवा के कृषि करा दी। सोचो कितना बड़ा उन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया, और उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने ब्राह्मण और सामंतों को दे दी। ब्राह्मण और सामंत भी खुश कि टैक्स नहीं देना पड़ रहा, धीरे धीरे कब्जा हो रहा है। तो ऐसे साम्राज्य का उन्होंने विस्तार करा। रिपीट करें, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उन्होंने देगुन गांव को दान दिया, जिससे हमें पता चला कि महिलाओं को भी सम्मति का अधिकार था। वहीं अग्रहार गांव भी होते थे, वो गांव जो ब्राह्मणों को दान दिए जाते थे। इसका मोटिव क्या था कि इलाके को बड़ा करना और कृषि को प्रोत्साहित करना। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है आपको? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। अब कृषि हो गई, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया, वो जाएगा कहाँ? तो इसमें क्या है आपका कि नगर और व्यापार। अब हम व्यापार करेंगे। व्यापार दो तरीके से होते हैं आपके, समुद्र वाला और आपका सड़क वाला। दोनों तरीके से होता था, दोनों तरीके से होता था। देखें, नदी मार्ग और भूमार्ग दोनों से व्यापार होता था आपका, और दो रास्ते थे। देखो बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये, दो रास्ते थे। एक जो अरब सागर से एशिया तक जाता था आपका, यहाँ आपका अरब सागर और यहाँ आपका एशिया। अरब सागर से एशिया तक जाता था। वहीं दूसरा बंगाल की खाड़ी से पश्चिम पूर्वी तक जाता था। ठीक है, दो मार्ग थे, अरब सागर से पश्चिम एशिया तक जाने वाला, दूसरा बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्व एशिया तक जाने वाला। अब क्या था बेटा आपका कि वो करते क्या थे, कि वो इतना व्यापार कर पा रहे हैं दूसरे देशों से कि दो दो रास्तों से जा रहे हैं, यहाँ का भी कवर कर रहे हैं, वहाँ का भी कवर कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा नगर बढ़ा रहे हैं। ऐसा करते क्या थे? तो वो क्या करते थे, कच्चे माल को खरीदते भी थे, बेचते भी थे। ठीक है, उत्पादन पे नियंत्रण रखते थे कि उतना ही हो जितना हम बेच भी सकें, खा भी सकें और बचा भी सकें, पर खराब ना हो। दिमाग साम्राज्य था। अगला, तैयार माल का बाजार में वितरण करते थे। जैसे जैसे कृषि होती जाती, माल तैयार हो जाता, नगर में निकाल देते। नगर से भी जो बचता व्यापार में, समुद्र के रास्ते नदी मार्ग से अरब सागर, पश्चिम एशिया, बंगाल की खाड़ी से पूरा पश्चिम, चीन वीन हर जगह पहुंचा दिया माल को अपने। ठीक है, पैसा आना चाहिए, फ्लो नहीं टूटना चाहिए। अब क्या था कि राजा हो गया, सामंत हो गया, ये तो हो गए अमीर लोग। अब जो मिडिल क्लास थे, गरीब लोग थे, वो क्या करते थे, हर इंसान कोई ना कोई काम करते। जैसे हम हैं, हम टीचर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो भी कोई ना कोई काम करते होंगे, आप स्टूडेंट हैं। कुछ बच्चे तो इतने प्यारे हैं कि वो बच्चे अपनी पॉकेट मनी के लिए ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे ही इस साम्राज्य में भी शहरी आबादियाँ थी और कुछ ना कुछ काम किया करती थी। और वो काम क्या था, धोबी, बुनकर, बढ़ई, सुनार, स्वर्णकार। ठीक है, धोबी, बुनकर, बढ़ई, कुमार, स्वर्णकार, हर तरह के काम किया करते थे। ठीक है, आपका ये आपका मौर्य साम्राज्य में, गुप्त साम्राज्य में, कुषाणों के साम्राज्य में, हर जगह हुआ करता था बच्चे, हर जगह। ठीक है, समझ आया आपको? देखिए बच्चे, हमने देख लिया आपका कृषि हुई, दान हुआ, उपज बढ़ी, बेचा गया। ठीक है, पैसा आया। अब वो पैसा क्या था, पैसा दिखता कैसा था? सिक्के अभी देखे हैं आपने, वैसे ही सिक्के होते थे, पर अब हमें मिलते हैं सिक्के लोहे के, स्टील के, प्लास्टिक के, इसके उसके इसके। हाँ ठीक है, पर पहले क्या होता था कि सोने चांदी के सिक्के होते थे। सिक्कों की क्रोनोलॉजी देखें, स्टार्टिंग कैसे हुई। नेक्स्ट टॉपिक, साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, सिक्के और विनिमय। सबसे पहले हम 6ठी ईसा पूर्व के सिक्के देखते हैं। वो ऐसे दिखा करते थे,
ये मत बोला ना हमें चवन्नी है, ये चवन्नी नहीं है बेटा, ये आहत सिक्के हैं। इंग्लिश में इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। इनके ऊपर डिफरेंट मार्क बने होते थे, 5 तरह के मार्क बने होते थे। देखिए आहत सिक्के ये बने होते थे आपके चांदी और तांबे से, ठीक है। आहत सिक्के आपके चांदी और तांबे से बने होते थे। इसका क्या था कि इन्होंने विनिमय को आसान बनाया। मौर्य शासकों और व्यापार द्वारा जारी किए गए। किसके द्वारा जारी किए गए थे? आपके मौर्यों, ठीक है बच्चे, मौर्य के द्वारा आपके आहत सिक्के जारी किए गए थे। वहीं जब हमारी पहली फर्स्ट ईसा पूर्व आती है तो आपके कुषाण आ जाते हैं। जल्दी बताओ, कुषाणों ने क्या शुरू किया था? बताओ। बिल्कुल, कुषाण वही हैं जिन्होंने भारत में पहले सोने के सिक्के चलाए थे। दिख रहा है आपको? कितने सुंदर सिक्के हैं, आगे राजा, पीछे भी कोई ना कोई छवि, और ये लिखते भी थे अपनी लिपियों में। इतने सुंदर सिक्के, ठीक है। कभी आपको नेशनल म्यूजियम जाने को मिले, किसी आर्काइव में जाने को मिले तो इन्हें ज़रूर देखना। ये मिले हैं, प्रिजर्व करे हुए हैं, आपको बिल्कुल दिखेगा। अपनी एनसीईआरटी खोलना, आपको सिक्के दिखेंगे। अगला क्या था? फर्स्ट ईस्वी में कुषाणों ने स्वर्ण के सिक्के चलाए, वजन और आकार में रोमन और पार्थियन सिक्कों के बिल्कुल समान। यह विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क का प्रमाण है। अब विशाल अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का प्रमाण हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुषाणों के सिक्के बिल्कुल हुबहू पार्थियन और आपके रोमन की नकल पर बनाए गए थे, ठीक है बच्चे। उसके बाद होता है फोर्थ सदी में आपके गुप्त आ जाते हैं। अब गुप्तों ने बहुत सिक्के जारी किए, राम प्रकार, धनुष बाण, राम सीता, हिरण, आपके मतलब अनगिनत बहुत प्रकार के उन्होंने सिक्के जारी किए। हर एक शासक ने अपने सिक्के जारी किए थे। देखिए बच्चे, गुप्त काल के भव्य सिक्के अति उत्तम सोने के सिक्के जिसमें लंबी दूरी के व्यापार में भारी लाभ का संकेत मिलता है। जब इतने सारे सिक्के हमें मिले हैं तो सोचो कितना व्यापार होता होगा। गुप्तों के लिंक कहाँ कहाँ होंगे, कहाँ कहाँ वो व्यापार किया करते होंगे। सबसे पहले कौन सा सिक्का मिला हमें? आहत। किसने चालू करा था बेटा? आपका मौर्य के टाइम पे। दूसरा सिक्का हमें कौन सा मिला बेटा? कुषाण। किसने चालू करा था बेटा? कुषाणों ने। सिक्के किसके बने थे? स्वर्ण के। तीसरे हमारा था क्या बेटा? गुप्त काल। सिक्के किसके बने थे? सोने के सिक्के, ठीक है बच्चे। अब बस चैप्टर को एंड करेंगे। लास्ट क्लास रिवाइंड हो जाएगा सब कुछ आपको। सबसे पहले आपका क्या था? साम्राज्य का ढांचा कैसे था? हमने आपको क्लास के स्टार्टिंग में क्या बताया था? राजा, नगर और किसान, ये 3 ऐसे पिलर हैं जिससे वो साम्राज्य इकट्ठा हुआ, जिससे वो साम्राज्य बढ़ा। देखिए कैसे। सबसे पहले आपका किसान होता है। किसान क्या करता है? खेती। और राजा क्या करता है? उसको सुरक्षा और शासन प्रदान करता है, कर और संसाधन प्राप्त करता है ना। किसान को क्या बोलता है? भाई तू खेती कर, तेरा ध्यान मैं रखूंगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो व्यापारी होते हैं वो उसको दूसरे देशों में बेच आते हैं और पैसा कमाते हैं। देखिए, व्यापार और शिल्पकार का केंद्र नगर था, ठीक है। किसानों ने अन्न, राजाओं को संरक्षण सिक्के प्राप्त किए। किसानों ने क्या करा बेटा? खेती करी। वो खेती कहाँ? खेती की जो उपज थी उससे जो बनाया हुआ सामान था वो नगरों में आया। नगरों में आने के बाद वो दूसरे देशों में गया और उससे पैसे आए, उससे अर्थव्यवस्था बनी, उससे एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया कि हर इंसान के पास थोड़ा बहुत पैसा, सिक्के बनने लग गए। सबके पास थे, कोई अमीर था, कोई गरीब था, कोई सामंत था तो कोई अग्रहत्ता था, कोई छोटा मजदूर था। वही सबको हैंडल करने वाले थे हमारे राजा जी, ठीक है बच्चे। अब क्या था कि ये जो टाइम था ना आपका छठी ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 आपकी ईस्वी का, ये टाइम पूरा ही राजा महाराजा और 16 महाजनपद का था, जिसमें हमने मगध, कुषाण, गुप्तों को कवर किया, राजाओं के बारे में जाना, नगरों की प्रक्रिया जानी कि नगरों में क्या क्या एक्टिविटियां होती थी, किसानों की स्थिति जानी,
भूमिदान के पहले साक्ष्यों के बारे में जाना, प्रभावती गुप्त के बारे में जाना, जो पहली महिला थी जिन्होंने भूमि को दान दिया था। ठीक है, चैप्टर पूरा कवर हो चुका है। आपका कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, सिली हो, इम्पोर्टेंट हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कमेंट सेक्शन में रेनू मैम आपका स्वागत करती है। और इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं और लक्ष्य सीरीज़ के 3rd क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।